तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की पुतिन से मुलाकात, इसके बाद कैसे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है, इस पर हम बात करेंगे आपके साथ। मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, सुमित चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। तो देखिए, इस वक्त दुनिया के दो फ्रंट्स पर जंग चल रही है, रूस और यूक्रेन के बीच और गाजा में इजराइल हमास के बीच। दोनों ही जंग में अभी तक जो हुआ वो सिर्फ महाविनाश का ट्रेलर है, क्योंकि पहली बार रूस और ईरान के बीच सीक्रेट डील हुई है जो दुनिया को परमाणु ज्वाला में जला सकती है। और जिस वक्त मॉस्को में पुतिन और रईसी की मुलाकात हो रही थी, ठीक उसी वक्त बगदाद में अमेरिका पर हमले और तेज हो गए। रईसी से मुलाकात के बाद पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाली फैसलों की तारीफ भी की। पुतिन का पूरा बयान सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं। बिल्कुल, और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं हम। रूस यूक्रेन वॉर के बीच लगातार जो हालात है विध्वंसक होते नजर आ रहे हैं। मॉस्को में जारी मुलाकात के बीच सोलेडार में रूस का विध्वंसक हमला, रूस का आर्टिलरी से यूक्रेन पर बड़ा प्रहार। हमले में यूक्रेन के कई हथियार तबाह हुए। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाकायदा इस वीडियो को जारी किया। तस्वीरें आप देखिए। और देखिए, कोपियान इलाके में भी यूक्रेन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रूसी फौज के खिलाफ संभाला गया है मोर्चा। रूसी ठिकानों पर फायरिंग की प्रैक्टिस करते दिखे। देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कोपियान की तस्वीरें हैं, जहां पे रूस और यूक्रेन की ये वॉर और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना पर रूसी फौज का बड़ा हमला। डोनेट्स्क इलाके में रूसी आर्टिलरी का हमला हुआ। यूक्रेनी फौज को सरेंडर करने के लिए कहा गया। गोले बारूद के साथ पर्चे भी भेजे गए। और देखिए, यूक्रेनी सेना पर भी रूस की एयर स्ट्राइक हुई है। देखिए, यूक्रेनी सेना पर FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हमले में यूक्रेनी टैंक तबाह कर दिए गए। तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं कि कैसे FPV टैंक यानी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए टैंक पर हमला किया गया और टैंक को बर्बाद कर दिया गया। और देखिए, एक और बड़ी खबर, रूसी जांच एजेंसी ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी शख्स पर देशद्रोह का आरोप है। 15 इलाकों में आगजनी का आरोप है। रूसी सेना के बारे में कीव को खबर देने का आरोप है। और चलिए अब हम आपको मॉस्को में पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति रईसी के बीच हुई मुलाकात की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता देते हैं। और देखिए, बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी की तारीफ की है राष्ट्रपति पुतिन ने। उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी भारत के विकास की गारंटी है। यह भी कहा उन्होंने, कोई मोदी को मजबूर नहीं कर सकता। राष्ट्र हित में फैसले से चौंकाते हैं मोदी। ये बड़ी बातें व्लादिमीर पुतिन ने कही हैं। तो देखिए, पहला मौका नहीं। इससे पहले भी व्लादिमीर पुतिन कई दफा ऐसा हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की गई उनकी तरफ से, लेकिन इस बार किस तरह से मोदी के मुरीद नजर आए हैं पुतिन, यह आपको दिखाते हैं। मोदी की वजह से रूस और भारत के मजबूत संबंध बने हुए। मोदी को धमकाया या फिर मजबूर नहीं किया जा सकता। भारतीयों के हितों के लिए मोदी सख्त दिखते हैं। और देखिए, मोदी के राष्ट्रहित के फैसले मुझे चौंकाते हैं। ये व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी बातें कही है। विदेश नीति पर उन्होंने क्या कहा कि भारत की विदेश नीति की भी तारीफ उन्होंने कही है। व्यापार को लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही है। भारत और रूस का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, ये बड़ी बातें कही है। दत्ता सर, अगर हम देखें कि व्लादिमीर पुतिन जब ऐसी बड़ी बातें कहते हैं तो आप मान के चलिए कि भारत की नीतियां, चाहे वो आप विदेश नीति कह लीजिए, फाइनेंस की बात कर लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी आप कह सकते हैं, इसको लेकर हर दुनिया का हर बड़ा राष्ट्रपति, हर उसका आप कह सकते हैं कि नेता मुरीद हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी का। बिल्कुल बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे जो आज के दिन में नेता हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में प्रूव कर दिया है कि उनका स्टेचर एक वर्ल्ड लीडर का है। और ये जो उनका काम करने का तरीका है, G20 ने देखा, G20 के दौरान
जिस प्रकार हमने सारे मुल्कों को, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नेटो हो, यहाँ रूस हो, हमने तब भी एक जॉइंट स्टेटमेंट जो सबको एमिकेबल थी वो हमने बनाई। और जहाँ तक मिस्टर मोदी और हमारे पुतिन साहब का सवाल है, ये शुरू से ही हमारी और रूस की जो दोस्ती है, ये दोनों की भी उतनी ही जो घनिष्ठ मित्रता है। और हमेशा पुतिन ने मोदी साहब की तारीफ करी है, इसलिए नहीं कि वो मित्रता है, इसलिए कि वो वर्ल्ड लीडर हैं, उनकी सारी नीतियाँ हिंदुस्तान के हित में हैं। उन्होंने जो भी फैसले लिए आज के दिन, चाहे वो जो फ्यूल हमने लेना है रशिया से, ऑयल लेना है, इन स्पाइट ऑफ दी सैंक्शंस बाय द वेस्ट, हमने अपने राष्ट्रीय हित में लिए। हमने जो अपनी मित्रता है वो बना के रखी। हमने बोला ये आज जंग का युग नहीं है, ये लड़ाई का युग नहीं है। तो हमने रूस को भी एडवाइस किया, और साथ साथ में हमने चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे नेटो हो, और पूरा जो हैव नॉट, जो जिसको हम बोलते हैं साउथ, तो जो हमने सारे मुल्कों को लेके साथ में चला है। इसलिए आज के दिन में पूरे दुनिया के जितने भी लीडर हैं, बिल्कुल। और वीके दत्ता सर, ये हमने देखा भी कैसे जब रशिया यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई थी तो वेस्टर्न पावर की तरफ से काफी दबाव बनाने की कोशिश भी की गई थी भारत पर, लेकिन भारत इस दबाव के आगे टस से मस नहीं हुआ, अपने फैसलों पर कायम रहा। इस बीच एक और बड़ी खबर का सर हम रुक कर रहे हैं। दो जंगी मोर्चों के बीच रूस और ईरान कैसे साथ है, ये आपको दिखाते हैं। मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मुलाकात हुई है। मुलाकात की ये जो कल की तस्वीर है, कल यानी कि गुरुवार को दोनों की मुलाकात हुई। बेहद ही गर्मजोशी भरे माहौल में इस मुलाकात को आप देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है। और यहां से एक बड़ा संदेश भी दिया गया है, खास तौर पर वेस्टर्न पावर को, अमेरिका को, यूरोपियन कंट्रीज को, जो कि आज इजराइल के साथ खड़े हैं। और यहां पर इब्राहिम राइसी ने भी इजराइल के हमले पर काफी निंदा भी की। तो रूस और ईरान साथ आ गए हैं और आगे महाविनाश होगा क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए पुतिन और राइसी, इस वक्त ये दो बड़े नेता और दो तस्वीर आपके सामने। राइसी की बात करें, गाजा में नरसंहार मानवता के खिलाफ यह अपराध है, इजराइल को नरसंहार का आरोपी बताया। गाजा युद्ध अमेरिका की वजह से हुआ है। पुतिन की तरफ से क्या कहा गया, अमेरिकी कूटनीति की विफलता से गाजा जंग हुई है। गाजा जंग क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, मानवता का मुद्दा है। तो आप देखिए दोनों नेताओं की तरफ से क्या क्या कहा गया। जरूरी बात क्या है, पुतिन राइसी की मुलाकात से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। दोनों की मुलाकात पर अमेरिका की नजर अब गड़ी हुई है। इधर पुतिन और राइसी के निशाने पर अमेरिका लगातार रहा है, ये जानते हैं हम सभी। दोनों की मुलाकात पर अमेरिका ने चिंता जाहिर भी की है। और आप देखिए कुछ और जानकारी इस मुलाकात को लेकर आ रही है, और क्यों इसे महाविनाश की घंटी के तौर पर, वार्निंग के तौर पर कहा जा रहा है। गाजा जंग का असर क्या होगा, मिडिल ईस्ट से यूरोप तक अमेरिका की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही। गाजा में ईरान हमास के साथ है, यह हम सभी जानते हैं। यूक्रेन युद्ध में ईरान रूस के साथ है, लगातार मदद कर रहा है। अमेरिकी वर्चस्व मिटाने की जो रणनीति है वो आप इस तस्वीर से देखिए, समझ में आती है। आगे क्या होगा यह आप जानिए। रूस यूरोप में अमेरिका की चिंता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका को कमजोर करेगा, और इसके लिए मदद कौन करेगा, रूस। अमेरिका विरोधी देशों का गठबंधन बनेगा, जो जानकारी सामने आ रही है। रूस और ईरान के सहयोगी देश साथ आएंगे। तो आप देखें इस तरह से ये चिंता बढ़ाने वाला कदम है वेस्टर्न पावर के लिए, खासतौर पर अमेरिका के। दुनिया पर दो भागों में बंटने का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ेगा। वैसे भी हम देख रहे हैं अलग अलग धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुनिया दो भागों में बटी तो वर्ल्ड वॉर की आशंका काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और देखिए हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि देखिए ईरान और रूस की इस मुलाकात के बाद खतरा बढ़ गया, और खतरा परमाणु खतरा भी है। जी हां, हाइपरसोनिक मिसाइल की अगर बात करें रूस और ईरान अमेरिका को लेकर, अगर आप ये बात करें KH-47 किंजल फतेह, ये ऐसी बड़ी मिसाइल है जो लगातार किसके पास कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल है ये हम आपको बता रहे हैं। रूस के पास KH-47 किंजल और ईरान के पास फतेह 2, अमेरिका के पास डार्क ईगल जैसी मिसाइल है। इनकी रेंज भी जान लीजिए, रूस के पास जो मिसाइल है उसकी रेंज 15 से 2000 किलोमीटर की है ये रेंज, और या फिर ये खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है। देखिए फतेह की बात करें तो पिछले महीने ही सामने आई है, और अमेरिका की बात करें अभी इसका परीक्षण होना है। यानी ये खतरा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये सारे देश लगातार एक दूसरे पर अटैकिंग पोजीशन पे है, और कभी भी एक चिंगारी न्यूक्लियर वॉर ला सकती है। हाइपरसोनिक हथियारों की होड़ तेज होती जा रही है। रूस ईरान के अमेरिका से आगे निकलने का दावा किया जा रहा है। रूस और ईरान के अमेरिका को कमजोर करने की रणनीति है। ईरान के पास विनाशक हथियार मतलब दुनिया पर खतरा। ये सारी बड़ी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं
क्योंकि ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजपूत सर, अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए एक तरीके का रेस चल रही है, एक तरीके की जंग चल रही है, उसी बीच इतने ज्यादा परमाणु बम इकट्ठा करना या पर मिसाइल्स इकट्ठा करना दुनिया के बाकी देशों के लिए कितना बड़ा खतरा है ये? बिल्कुल ठीक पहचाना सुमित आपने, ये खतरा बढ़ रहा है। जो एक युद्ध इजराइल और हमास के बीच में शुरू हुआ था, ईरान, कतार, मिस्र, इनके बीच में आ जाने के बाद ये रीजनल खतरा हो गया था। और हमने देखा कि ईरान जो हुतीस को, हिजबुल्लाह को मदद कर रहा है, रशिया उनके साथ में है, चीन उसके साथ में है, और ये जो रीजनल वॉर का लेवल आ गया। और उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका इजराइल को पूरे जोर शोर से मदद कर रहा है। तो ये वक्त था जबकि यूक्रेन वॉर में जो रूस झोंक रहा था अपने हथियार, अपना इकोनॉमी, अपना सब कुछ, उधर उन्होंने प्लान करके अमेरिका को वीक करने के लिए ये जो गठबंधन बना रशिया का, चीन का, ईरान का, ये अमेरिका के खिलाफ है। अभी जो हॉस्टेज गए थे, मारा मारी हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, ये सब पीछे रह गया है और अब युद्ध बढ़ गया है मेजर देशों के बीच में। और इनके पास दिखाने के लिए क्या है? या तो बहुत बड़ी मिसाइल है या न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, जिनका अब जो ये पोस्चरिंग हो रहा है ये रीजनल युद्ध से बड़ा संकेत कर रहा है और हमें इस पर अब ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, तो बड़ा संकेत यहां पर सामने आ रहा है। इस संकेत को जरा समझते हैं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर भी हैं। ओपी तिवारी सर, सवाल मेरा आपसे कि ये जो दोस्ती और प्रगाढ़ होती नजर आ रही है ईरान और रूस के बीच में, ये जो वर्चस्व अमेरिका का है, चाहे मिडिल ईस्ट हो या फिर यूक्रेन और रूस से सटे हुए इलाके, वहां पर कितना बड़ा धक्का अमेरिका के लिए साबित हो सकता है? करुणा, ये देखो, रूस और ईरान, ये इसको अमेरिका कई सालों से परेशान कर रहा है। ये दोनों देश ये सैंक्शंस को सफ़र कर रहे हैं, सैंक्शन से के बावजूद भी जी रहे हैं। तो ये तो वाजिद है कि भाई एक दुश्मन, दोनों का दुश्मन कॉमन है। अभी इनको मौका मिला हुआ है कि ताकि अमेरिका की शक्ति कम कर सके। लेकिन जहां अमेरिका का वर्चस्व कम हो सकता है, लेकिन उसका कोई काउंटर नंबर 2 इफेक्टिव कोई है नहीं कि जो उसके बराबरी आ सके। जिस तरीके से ये इसने यूक्रेन में हथियार दे के 2 साल से ज़्यादा, 2 साल तक वो फंसाए रखा हुआ है, तो अभी इनको रूस और ईरान को एक बहाना मिल गया है। बट प्रत्यक्ष रूप से इनको आपस लड़ाई में अमेरिका के खिलाफ आने के लिए इसकी संभावनाएं थोड़ी कम है। जहाँ तक न्यूक्लियर का भी सवाल है, इतने न्यूक्लियर वेपन से इन दोनों देशों और मिला के कि पूरा दुनिया, पूरा विश्व कई बार डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसकी संभावनाओं पर का भी काफी कम है कि ऐसा कुछ हो सकता है। इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये देश अब अपने साख की लड़ाई लड़ रहे हैं और कभी भी अपने इन परमाणु जखीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास धमाका हुआ है। अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। धमाके के बाद पूरे इलाके में बज रहे हैं सायरन और मिलिशिया ग्रुप पर हमले का शक जताया जा रहा है। देखिए, अमेरिका भी अब इन इलाकों में अपनी एम्बेसीज को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। Get away from the window. Take cover and away. तो आप देखिए, पहली बार ऐसे नहीं, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से जब से इजराइल और हमास के युद्ध की शुरुआत हुई है, इराक और सीरिया में जो अमेरिकी बेसेस हैं उन पर हमला बढ़ गया है। अब इससे जुड़ी कुछ और बड़ी जानकारी यहां पर आप देखिए, बिग फॉल के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कहां कहां पर हमले हुए। इस बार जो हमला हुआ बगदाद में एम्बेसी के पास हुआ है, लेकिन इसके अलावा अगर सीरिया की बात करें, उस तरफ सुमित की तरफ इराक है। अगर मैं यहां सीरिया का रुख करता हूं तो यहां पर देखिए अल तरफ की बात की जाए, यहां पर 6 जो है हमले वो अभी तक हुए हैं। ग्रीन विलेज की बात करें, 9 हमले हुए हैं। इसके अलावा यूफारेट्स में 9 हमले हुए, अल शदादी में 6 हमले, ताल बेदर में 3 हमले। देखिए 7 अक्टूबर यानी 7 अक्टूबर Exactly. ये हमले बढ़े हैं। 17 अक्टूबर की बात का आंकड़ा हम बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा हमले कहां हुए? इराक के इलाके में। इराक, ईरान, आप मानिए कि अफगानिस्तान के बाद इराक एक ऐसी बड़ी जगह है जहां पे अमेरिकी सैनिकों का सबसे ज्यादा बेस या उनका प्रेजेंस, और सबसे ज्यादा हमले यही हो रहे हैं। देखिए, बुशर के अंदर 10 बार हमले हुए हैं, अल असद एयरबेस पर 17 हमले हुए हैं, बगदाद में 2 हमले हुए हैं और अरबिल एयरबेस पर 7 हमले हुए हैं। देखिए, लगातार हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझिए कि अमेरिका भी अब लगातार इस जंग की जद में धीरे धीरे आता जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ वीके दत्ता सर भी हैं। वीके दत्ता सर, क्या लग रहा है, पहले लगातार जो इनके बेस थे अमेरिकी सेना के बेसेस, वहां पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा था और अब तो सीधे जो अमेरिकन एम्बेसी है बगदाद में, उस पर, उसके आसपास हमला किया गया, उसको टारगेट पर लिया गया। करना क्या चाहता है मिलिशिया ग्रुप, क्या होने वाला है? देखिए, ऐसा है, जितनी कार्रवाई चल रही है अमेरिकन बेसिस के खिलाफ, ये सारी की सारी जो इजराइल हमास की जंग के साथ कनेक्टेड है और इसके पीछे पूरा जो
थिंकिंग माइंड है वो ईरान का है। वो ईरान के जितने सपोर्टिंग मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनका इस्तेमाल करके अमेरिकन को पिन प्रिक लगा रहे हैं हर एक जगह पे, उनको टाई डाउन कर रहे हैं, उनको अंडर थ्रेट कर रहे हैं, ताकि वो ये ना समझे कि वो इम्पूनिटी के साथ में अपने बेसिस में सलामत रहेंगे। तो ये क्या है, ये वॉर बाय प्रॉक्सी कर रहे हैं ये, और इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन अभी ये अमेरिका को देखना पड़ेगा कि अगर वॉर बाय प्रॉक्सी ईरान कर रहा है तो क्या वो ईरान के ऊपर हमला करेगा, और अगर वो ईरान के ऊपर हमला करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बिल्कुल तो सर, ये देखिए बड़ा डेलिकेट को लेकर ही सिचुएशन है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि देखिए हर देश एक कदम आगे बढ़कर अटैक कर रहा है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर दुनिया शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर के जद में आ जाए। गाजा युद्ध पर अमेरिका को ये डर है कि अमेरिकी डिप्टी NSA जॉन फाइनर ने एक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सीज फायर हुआ तो हमास खतरा बनेगा, हम युद्ध विराम के लिए दबाव नहीं बना सकते, ये उन्होंने स्पष्ट कहा है, क्योंकि अगर सीज फायर हुआ तो हमास एक बड़ा खतरा बनेगा। Imale. तो देखिए हमास बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अमेरिका ने भी इस बात को कबूल कर लिया, मान लिया है। जॉन फाइनर जो कि डिप्टी NSA हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, हमास गाजा में शासन नहीं कर सकता है, यह बात डिप्टी NSA की तरफ से कही गई। और क्या बोला जा रहा है, गाजा में इजराइल का ऑपरेशन सही है, यानी कि डिफेंड करते हुए इजरायली ऑपरेशन को नजर आ रहे। जंग रुकी तो हमास फिर से बड़ा खतरा बनेगा, हमास खतरा ना बने, इसी मकसद से इजराइल लगातार हमास का खात्मा कर रहा है। बिल्कुल, देखिए अमेरिका भी अब ऐसा लगता है कि दबाव में आ रहा है इजराइल के, और इजराइल की हर वो बात मान रहा है। तिवारी सर, देखिए अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि शायद अमेरिका ही होगा जो इस युद्ध विराम के लिए आगे बढ़ेगा, लगातार इजराइल पर दबाव बनाएगा, लेकिन अब हो क्या रहा है, अब हमास के खतरे को अमेरिका भी महसूस कर रहा है, और इसी वजह से कह रहा है कि देखिए युद्ध विराम अब आगे करना बहुत संभव नहीं है। सुमित, देखो ये जो अमेरिका के स्टेटमेंट आप पिछले एक महीने से देखो तो कुछ आ रहा था कि रुकना चाहिए, लेकिन ये शुरू से ही क्लियर था कि इजराइल अमेरिका की सुनने वाला नहीं है। इसके कई कारण हैं कि इजराइल सक्षम है, खुद ही कुछ करने की काबिलियत रखता है, कर भी सकता है, दिखा भी चुका है पहले। अब इजराइल के एग्जिस्टेंस का सवाल है, ये इजराइल किसी के दबाव में, किसी के कंट्री के दबाव में कुछ रुके, ये संभव नहीं है। इजराइल को तो हमास को खत्म करना ही है, और खत्म करके ही रोलेगा, कितना भी प्रेशर आए, कुछ भी प्रेशर आए, इजराइल बिल्कुल झुकने वाला नहीं है। ये हम 1948 से लेकर अभी तक देख चुके हैं। उस समय तो इजराइल के पास कुछ ज़्यादा ताकत नहीं थी, फिर भी इजराइल ने इनकी टक्कर लेकर वो काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। अभी जो है अगले जनरेशन कुछ और समय के लिए हमास को तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां भी इनके आर्म्स बन रहे हैं, इनकी जो फंडिंग आ रही है, उस सब पर ख़त्म करना है, और पूरा सिक्योरिटी कंट्रोल जो है गाजा का यह इजराइल लेके ही रहेगा और रखेगा, ताकि ये भविष्य में एटलीस्ट कुछ दिनों तक, ये जो हमास जो तो एक कंसेप्ट है, ये तो ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ दिनों तक इस तरीके से दबाया जा सके ताकि कुछ दिन तक इजराइल के लोग शांति से और अच्छी तरीके से जी सके, इसकी सर्वाइवल के लिए। यही वजह है कि अमेरिका को भी जो इजराइल का मकसद है और जिस तरह से ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, ये सही लग रहा है। इस बीच सर देखिए बड़ी खबर है, रशिया यूक्रेन वॉर से जुड़ी इस वक्त ये एक बड़ी खबर आ रही है। ज़ापोरिज़िया में रूसी सेना पर बड़ा हमला हुआ है, रूस की बख्तरबंद गाड़ी पर अटैक किया गया। तस्वीर आप देखिए। और देखिए रूसी फौज पर भी आर्टिलरी से भीषण हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने स्वीडिश तोप से किए हैं ये हमले। देखिए लगातार अब जिस तरीके से साजो सामान रसद मिल रही है यूक्रेन को, वो भी एक बड़ा कंसर्न बन गया है रूस के लिए, और अभी भी इस तरीके के अटैक रूस की सेना पर भी किए जा रहे हैं, और खासतौर पे आर्टिलरी अटैक। और भाई देखिए मिडिल ईस्ट को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई। अमेरिका ने इजराइल को आगाह किया है, हूती के हमलों का जवाब ना दे इजराइल। यह कहा गया है अमेरिका की तरफ से, हूती विद्रोहियों को अमेरिका जवाब देगा, उनसे अमेरिका निपट लेगा। हूती पर अमेरिकी मीडिया का यह बहुत बड़ा दावा। तो हमने देखा किस तरह से हूती विद्रोहियों ने ना सिर्फ लाल सागर में लगातार 3 दिन तक हमने देखा कैसे वहां पर जो जहाज उसको अगवा किया, बल्कि हमलों को अंजाम दे रहा है इजराइल के खिलाफ।
और देखिए यमन में हमला ना करे इजराइल, ऐसा अमेरिका क्यों कह रहा है? देखिए वो इस वजह से क्योंकि अब अमेरिका को लगने लग गया है कि वो ये काम कर सकता है। अमेरिका की ये इजराइल को नसीहत है कि वो हूतियों पर हमला ना करे, हूती के हमलों का जवाब ना दे इजराइल। अमेरिका की तरफ से दो टूक आ गया और अमेरिका को गाजा जंग के विस्तार का डर है। अमेरिका को लगता है कि यह जंग और ज्यादा बढ़ेगी, हूती पर हमले से हिजबुल्लाह भी हमला करेगा, यानी टू फ्रंट वॉर और खुल जाएंगे। हूती और हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है, ईरान जंग में उतरा तो युद्ध के विस्तार की आशंका है। करुणा, बिल्कुल, तो इसके मायने इस वक्त हम आपको समझा रहे हैं जो नसीहत दी गई है। और देखिए जीवन राज पुरोहित सर हमारे साथ हैं। जीवन राज पुरोहित सर, सवाल मेरा ये, देखिए मायने तो हमने बताया क्योंकि अमेरिका को इस बात का खौफ है कि कहीं इसका विस्तार मिडिल ईस्ट में और ज्यादा ना हो जाए, लेकिन क्या इस बात का भी डर है कि अगर इजराइल की तरफ से कॉन्सेंट्रेशन या फिर उस तरफ हूती विद्रोहियों की तरफ अपनी ताकत लगा दी गई तो जो उसका असली मकसद है हमास का खात्मा, वो दूर हो सकता है, उससे इजराइल भटक सकता है? जी जी हाँ करुणा, बिल्कुल आपका विश्लेषण बहुत सही जा रहा है। और आपने ये दो तरफा का जो जंग दिखा रहे हैं, एक तरफ यूक्रेन वॉर, दूसरी तरफ हमास वाला वॉर, और किस तरह से अमेरिका के लिए दो दो फ्रंट खुल गए हैं। इधर वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन को, यानी उसको कमज़ोर किया जा रहा है। इस हादसे में अगर इजराइल हुतीज को और हिजबुल्लाह को भी जवाब देता है तो उसका एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अमेरिका पे दबाव उतना ही बढ़ जाता है। अब इसके पास दो ऑप्शंस हैं अमेरिका के पास कि या तो हुतीज को वो खुद संभाले या फिर थोड़ा डिसएंगेज करे, ताकि जो इजराइल का वॉर जोन है वो हिजबुल्लाह, सीरिया और हमास तक ही रहे, पैलेस्टाइन तक रहे। अगर वो इसको हूती तक बढ़ाता है तो रीजनल वॉर जो ऑलरेडी फैल रहा है, क्या ये बेकाबू हो जाएगा? क्या वो इसको कंट्रोल कर पाएगा? देखिए बिल्कुल बात यही है राजपुरोहित सर कि देखिए कंट्रोल कैसे कर पाएगा, क्योंकि हूती, हमास, हिजबुल्लाह ये सारे फ्रंट इजराइल के लिए खुल गए और इसी बीच हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के हमले में जवाब में आईडीएफ का काउंटर अटैक किया गया। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। और देखिए मिस्र की अमेरिका इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। रिफ्यूजी मिस्र आए तो बिगड़ेगा ये पूरे हालात। फिलिस्तीन रिफ्यूजियों को लेकर किया गया है यह आगाह, कहा गया कि इजराइल मिस्र के रिश्ते इससे खराब हो जाएंगे। मिस्र लगातार इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता में है। तो देखिए शरणार्थी संकट इस वक्त बहुत बड़ा है। फिलिस्तीनी जो जाएंगे तो कहां जाएंगे, तबाही की आहट कैसे नजर आए, मिस्र की धमकी क्या है? अमेरिका और इजराइल को सख्त संदेश बाकायदा इसके जरिए दिया गया। शरणार्थी सिनाई आए तो इजराइल से जो संबंध है वो खराब हो, क्योंकि आपको याद होगा कि सिनाई को लेकर लगातार बात चल रही थी, जो गाजा वासी आम लोग हैं उनको वहां पर शिफ्ट किया जाए। गाजा जंग की वजह से मिस्र की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है, इस बात को लेकर भी आगाह किया। दक्षिणी गाजा से शरणार्थी सिनाई नहीं आने चाहिए, यह साफ कर दिया गया मिस्र की तरफ से। और देखिए गाजा जंग की वजह से मिस्र की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। दक्षिणी गाजा से शरणार्थी सिनाई आए तो क्या होगा, ये सबसे बड़ी वजह है। और वजह इसलिए भी क्योंकि दक्षिण गाजा में ऑपरेशन से मिस्र भाग रहे हैं ये लोग। जरूरी बातें क्या है मिस्र के लिए, मिस्र और इजराइल के बीच घनिष्ठ संबंध है, सैन्य और खुफिया जानकारी साझा करते हैं दोनों देश। बंधक रिहाई में भी मिस्र का बड़ा योगदान है। दत्ता सर देखिए करीबन 280 किलोमीटर से ज्यादा की बाउंड्री है इजराइल और मिस्र के बीच। और अगर ऐसा होता है, अगर ये 25 से 30 लाख के शरणार्थी जो हैं वो मिस्र के इलाके में आते हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इजराइल के लिए, मिस्र के लिए भी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, इजिप्ट और इजराइल के जो रिश्ते थे, जो 93 की यम किपुर वॉर के बाद इजिप्ट ने अपना जो एक रुतबा था वो दोबारा बनाया, अपनी इज्जत कायम करी, उन्होंने अपनी फ़ौज का जो हौसला था उसको बढ़ाया। उसके बाद में इजराइल और इजिप्ट का एक समझौता हो गया और तब से ये एक दूसरे की जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, कमर्शियल पार्टनरशिप वगैरह में लगे हुए हैं। अभी जो है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड है वो इजिप्ट के लिए खतरा है, और जो हमासा मुस्लिम ब्रदरहुड का ही एक एक्सटेंशन है, हालांकि वो ईरान द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो इजिप्ट नहीं चाहता कि ये शरणार्थी अभी इजिप्ट में आए और यही मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग उनके साथ मिलके इजिप्ट के लिए और ख़तरा पैदा कर दें। कोई भी मुल्क, चाहे वो अरब का हो चाहे मुस्लिम नेशन हो, कोई भी इन रिफ्यूजियों को लेने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे ये मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं कि पूरा जो इस्लामिक देश इकट्ठे हो गए, ये सब दिखावा है।
कोई भी देश अपने हित को नज़रअंदाज नहीं करेगा, वो एक हद तक ही मदद करेगा जहाँ तक एक ह्यूमैनिटेरियन बात है, यहाँ इंटरनेशनल प्रेशर डालने की बात है। लेकिन जब बात आ जाएगी आप ले लीजिए, आप अपने घर में बसा लीजिए, बिल्कुल नहीं होगा। आप वही एक देख लीजिए, रोहिंग्या गए कहाँ, बिल्कुल, और इंडोनेशिया। सर हमने देखा भी कि कैसे जो मिस्र वो हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है और मदद पहुंचाई जा रही है। जिस मानवीय मदद का आपने इशारा किया, लेकिन वहां के लोगों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये क्लियर कर दिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हिजबुल्लाह को बहुत बड़ी धमकी। हिजबुल्लाह ने जंग शुरू की तो लेबनान में हो जाएगा विनाश। लेबनान को गाजा और खान यूनिस में बदल देंगे। लेबनान से हो रहे हमलों के बाद ये चेतावनी दी गई है खुद बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। और देखिए बैरूट में खान यूनिस जैसी तबाही, ये हम बात क्यों कह रहे हैं, देखिए नेतन्याहू की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि देखिए हिजबुल्लाह ने जंग शुरू की तो बैरूत को गाजा खान यूनिस बना देंगे। और देखिए बैरूट और दक्षिणी लेबनान यहां से ज्यादा दूर नहीं है। ये बड़ी बात है क्योंकि हमास के समर्थन में हमले कर रहा है हिजबुल्लाह। आईडीएफ के ठिकाने उत्तरी इजराइल पर हमले किए गए हैं, रॉकेट और मिसाइलों से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली शख्स की मौत हो गई और इसी वजह से ये धमकी दी गई है। और देखिए यहां पर जरूरी बातें क्या है, सुमित ये भी बता रहे थे, नेतन्याहू ने उत्तरी कमान का निरीक्षण बाकायदा किया। यानी उत्तरी कमान जो उत्तरी पोर्शन है किसके साथ लगता है, लेबनान के साथ। रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ भी बाकायदा उनके साथ है। तो क्या अब ये स्ट्रेटेजी बनते नजर आ रही है कि कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। ओपी तिवारी सर, मेरा सवाल यही है कि क्या हमास के बाद हिजबुल्लाह का पूरी तरह से खात्मा इस स्ट्रेटेजी की तरफ से ये जो विजिट किया गया नॉर्दर्न कमांड का, उस तरफ इशारा है? करुणा देखो, ये तो इशारा काफ़ी है सांकेतिक। जिस तरीके से हिजबुल्लाह बीच बीच में रुक के उनको कोशिश कर रहा है, बट इजराइल इसको भी छोड़ेगा नहीं। इजराइल को अपने सारे बॉर्डर सिक्योर करना है। और जहाँ तक ये लेबनान में और हिजबुल्लाह के अगेंस्ट जो लड़ाई है वह इसके लिए इजराइल के लिए सारा आसान होगा कि बॉम्बिंग 2-3 तरीके से होती है। एक कारपेट बॉम्बिंग होती है जिससे पूरा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जो कि यहाँ गाजा में नहीं किया जा सकता। यहाँ पर माकूल बढ़िया इंटेलिजेंस लेके, ह्यूमन इंटेलिजेंस लेके टारगेट करके, पिन पॉइंट करके लेजर गाइडेड बॉम्ब्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। लेकिन ये जब अटैक करना पड़ेगा हिजबुल्लाह को, तो ये इजराइल सही कर रहा है कि बेरूत को और लेबनान का जो सदर्न पोर्शन है उसको तो बिल्कुल बर्बाद कर देगा। और इजराइल को उसमें समय भी नहीं लगेगा क्योंकि इजराइल के पास बॉम्बिंग और एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। गाजा में जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है इजराइल, वो बड़ी कॉशियस है। बिकॉज वर्ल्ड ओपिनियन को क्या भी ध्यान में रखते हुए इजराइल मार्स जितना कोशिश कर रहा है कि जितना कोलेटरल डैमेज हो, जितनी आम जनता के मरने की आशंका उतनी कम की जा सके, पर से कोशिश कर रहा है खाली हमास को टारगेट करे। लेकिन यहाँ पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि फिर भी नुकसान हो रहा है। लेकिन ये फैक्टर इसके लिए हिजबुल्लाह में बिल्कुल सर, और ये भी हम देख रहे हैं कि कैसे दो फ्रंट से वहां पर इजराइल को खुद को एंगेज करना पड़ा। हालांकि पूरा फोकस हमास के खिलाफ है, लेकिन हिजबुल्लाह को बहुत बड़ी धमकी दे दी गई है।